नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। नारनौल के गांव अकबरपुर के सूबेदार बारामूला में हुए शहीद। पेट्रोलिंग करते समय खाई में गिरने से हुई मौत। पूरे सैन्य सम्मान और भावभीनी विदाई के साथ हुआ अंतिम संस्कार। हिसार दौरे पर सीजेआई का दूसरा दिन। बरवाला में एसडीएम कोर्ट का किया उद्घाटन। अपने पैतृक गांव पेटवाड़ में पहुंचे सीजेआई सूर्यकांत। महिला शूटर से यौन उत्पीड़न मामले में महिला आयोग का कड़ा रुख। महिला आयोग ने दिया 24 घंटे का अल्टीमेटम। आयोग ने की आरोपी कोच की तत्काल गिरफ्तारी की मांग। और अब समाचार विस्तार से। नांगल चौधरी क्षेत्र के गांव अकबरपुर के जवान की कश्मीर के जिला बारामूला में ड्यूटी के दौरान पहाड़ी से गिरने से सूबेदार की मौत हो गई। वे आतंकवाद विरोधी राष्ट्रीय राइफल में तैनात थे। आज शनिवार को उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव अकबरपुर में लाया गया, जहां राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। भारतीय सेना की विशेष आतंकवाद विरोधी इकाई राष्ट्रीय राइफल्स में तैनात अकबरपुर निवासी सूबेदार हीरालाल 9 जनवरी को शहीद हो गए थे। वे अपने साथियों के साथ पेट्रोलिंग पर थे और इस दौरान उनका संतुलन बिगड़ गया और गहरी खाई में गिर गए। खाई में गिरने से गंभीर रूप से वे घायल हो गए, जिनकी वजह से उनकी मौत हो गई। पूरे सैन्य सम्मान और भावभीनी विदाई के साथ आज उनका अंतिम संस्कार किया गया है। सीजेआई सूर्यकांत आज शनिवार को हिसार हांसी जिले के 4 कार्यक्रमों में शिरकत करने पहुंचे। सबसे पहले बरवाला में उन्होंने एसडीजेएम कोर्ट का उद्घाटन किया। कुछ देर बाद नारनौल में एसडीजेएम कोर्ट का उद्घाटन हुआ और इसके बाद सीजेआई अपने पैतृक गांव पेटवाड़ में आयोजित अभिनंदन समारोह में पहुंचे। इस दौरान सीजेआई हिसार में राजकीय पीजी कॉलेज में पूर्व छात्र मिलन समारोह कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि अपराध के बदलते तरीकों और वैश्विक स्तर पर उभरती हुई चुनौतियों को सामना करने के लिए अधिवक्ताओं को खुद को ग्लोबल लीडर के रूप में तैयार करना होगा। अधिवक्ता ई लाइब्रेरी, डिजिटल संसाधनों और आधुनिक तकनीक से लैस होंगे तो न केवल उनकी कार्यक्षमता बढ़ेगी बल्कि न्याय देने की प्रक्रिया भी अधिक प्रभावी बनेगी। राष्ट्रीय स्तर की नाबालिग महिला शूटर से यौन उत्पीड़न के मामले में राज्य महिला आयोग ने कड़ा रुख अपनाते हुए आरोपी कोच की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर भारतीय शूटिंग टीम के कोच अंकुश भारद्वाज को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार करने का अल्टीमेटम दिया है। महिला आयोग की इस सख्ती के बाद पुलिस भी हरकत में आ गई है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 4 विशेष टीमें गठित कर दी हैं, जो भिवानी, मोहाली, जयपुर, दिल्ली सहित कई शहरों में दबिश दे रही हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी का मोबाइल फोन लगातार बंद आ रहा है, जिससे उसके फरार होने की आशंका और गहरा गई है। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने कहा कि इस संवेदनशील मामले में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि वे स्वयं पुलिस अधिकारियों से लगातार संपर्क में हैं, जांच की हर प्रगति की जानकारी ले रही हैं। जल्द ही वे पीड़िता से फोन पर बात कर उसका मनोबल बढ़ाएंगे और उससे पूरा सहयोग दिलाया जाएगा। नूंह जिले में भ्रष्टाचार का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस व्यवस्था की साख पर ही सवाल खड़े कर दिए गए हैं। साइबर थाना नूंह में तैनात होमगार्ड जवान इरफान अली को रिश्वत लेते हुए एसीबी की टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। इस कार्रवाई में एक दलाल आबिद को भी हिरासत में लिया गया है। जानकारी के मुताबिक इरफान अली पर आरोप है कि उसने जेल में बंद एक साइबर ठग के चालान पेश करने के बदले उसकी पत्नी से 50,000 रुपए की मांग की थी। लंबी बातचीत और सौदेबाजी के बाद रिश्वत की रकम 30,000 रुपए में तय हुई। पीड़िता ने मामले की शिकायत एसीबी से कर दी और शिकायत मिलने पर एसीबी ने जाल बिछाया और ट्रैप प्लान तैयार किया। तय योजना के तहत महिला ने नाच मंडी क्षेत्र में दलाल आबिद के माध्यम से इरफान अली को रिश्वत की रकम सौंपी। जैसे दोनों कार में बैठकर नोटों की गिनती कर रहे थे, एसीबी की टीम ने मौके पर पहुंचकर छापा मार दिया। दोनों को रिश्वत की रकम सहित पकड़ लिया। इस कार्रवाई के बाद पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। एसीबी ने दोनों आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जाँच जारी है। नाबालिग से छेड़छाड़ और अपहरण के मामले में आरोपों से घिरे किसान नेता रवि आजाद की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जिला न्यायालय के सेशन कोर्ट से रवि आजाद की जमानत याचिका रद्द हो गई है। वहीं रवि आजाद की फास्ट ट्रैक कोर्ट की ट्रायल पूरी होने तक जेल से बाहर आने को लेकर मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। वहीं अब पंचायत में पीड़ित परिवार की पहचान उजागर किए जाने के मामले में कोर्ट ने दायर याचिका भी मंजूर कर दी है। इसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पीड़ित परिवार की पहचान उजागर करने वालों पर भी अब कानूनी शिकंजा कसता नजर आ रहा है। बहल पुलिस थाना में 12 दिसंबर को पीड़ित परिवार की तरफ से नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ और अपहरण मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। पीड़िता के पिता ने
किसान नेता रवि आजाद और उसके साथियों पर गंभीर आरोप लगाए थे। पुलिस ने इस मामले में 19 दिसंबर को रवि आजाद के 2 साथियों को गिरफ्तार किया था, जबकि 24 दिसंबर को पुलिस ने रवि आजाद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। रवि की गिरफ्तारी के बाद उसी दिन उसके वकील ने लोहारू कोर्ट में याचिका लगाई, जो तकनीकी कारण बताकर उन्हीं के वकील ने तत्काल वापस भी ले ली थी और अब फिर भिवानी सेशन कोर्ट में रवि की जमानत याचिका लगाई गई थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया है। ऐसे में अब कोर्ट की ट्रायल पूरी होने यानी केस का फैसला आने तक रवि आजाद का बाहर आना मुश्किल है। सोनीपत रोहतक रोड पर आज एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। पाक्समार मोड़ के पास हरियाणा रोडवेज की बस और एक कार के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इसमें जींद जिले की 23 वर्षीय फाइनेंसर हिमांशु की मौके पर ही मौत हो गई और कार में सवार 2 अन्य लोग भी गंभीर रूप से घायल हो गए। आईएमटी थाना पुलिस हादसे की जांच कर रही है। सोनीपत डिपो के परिचालक ने बताया कि करीब 11:15 बजे बस वाया रोहतक हिसार जा रही थी। पाक्समा मोड़ पर रोहतक जाने के लिए सवारियों ने हाथ दिया और चालक बस रोककर सवारियां बिठा रहा था और तभी रोहतक की तरफ से एक कार तेज रफ्तार से आई और रोडवेज बस में टकरा गई और टक्कर में कार के अंदर आग लग गई और सवारियों की मदद से पहले आग बुझाई गई और इसके बाद अंदर चालक को किसी तरह बाहर निकालकर पीजीआई के ट्रॉमा सेंटर लेकर गए और डॉक्टरों ने 23 साल के कार चालक को मृत घोषित कर दिया। सूचना पाकर चालक के परिचित मौके पर पहुंचे और मृतक की पहचान चीन के लिजवाना कला निवासी हिमांशु के तौर पर हुई। टोहाना के मास्टर कॉलोनी में खेल विभाग के क्लर्क सुरेश कुमार के मकान से अज्ञात चोर लाखों के जेवर और नकदी चुराकर फरार हो गए। चोरी की यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मकान मालिक की शिकायत पर शहर पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी शिकायत में खेल विभाग कर्मचारी सुरेश कुमार ने बताया कि सर्दी की छुट्टियों के कारण उनके बच्चे पानीपत के नैनगांव में अपनी नानी के घर गए हुए थे और इसी वजह से वे 7 जनवरी को ड्यूटी करने के बाद फतेहाबाद में ही रुक गए थे। लेकिन जब सुरेश कुमार घर वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि मकान के ताले टूटे हुए थे और अलमारी का लॉक भी टूटा हुआ था। चोरों ने घर से सोने के जेवरात, जिनमें 3 तोले के 2 जोड़ी टॉप्स, 1.5 तोले की 2 अंगूठी और 5 ग्राम का सोने का लॉकेट, 30 तोले की चांदी का 4 जोड़ी पंजेब और 7 जोड़ी चुटकी, बच्चों के 3 तोले के चंद फूल और 10 ग्राम के चांदी का सिक्का और 2000 रुपए नकद चुरा लिए गए। सुरेश कुमार ने शहर पुलिस को शिकायत दे दी है और जल्द ही आरोपियों को पकड़ने की मांग है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। देश के गन्ना उत्पादक किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। गन्ना प्रजनन संस्थान क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र करनाल द्वारा गन्ने की एक नई और उन्नत किस्म कर्ण 18 विकसित की गई है, जिसे देश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के लिए अनुशंसित किया गया है और यह किस्म पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के लिए उपयुक्त मानी गई है। कर्ण 18 जलवायु के अनुकूल होने के साथ साथ लवणीयता और सूखे के प्रति सहनशील है। इसके साथ ही लाल सड़न रोग, रेड रोट के प्रति प्रतिरोधी है और इसमें टॉप बोरर कीट का प्रकोप भी कम देखने को मिलेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में गन्ने सहित विभिन्न फसलों की 184 किस्में जारी की हैं, जिसमें कर्ण 18 भी शामिल है। इस किस्म को केंद्रीय वेराइटल रिलीज कमेटी द्वारा गजट नोटिफाई किया गया है और गन्ना प्रजनन संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर MR मीना ने बताया कि कर्ण 18 किस्म लाल सड़न रोग की प्रचलित रेस CF13 को पूरी तरह से प्रतिरोधी है और कर्ण 18 गन्ने की यह नई किस्म किसानों के लिए उच्च उपज के लिए बेहतर आय का एक मजबूत विकल्प साबित होगा। सबको पहले नमस्कार। हमारे गन्ना प्रजनन संस्थान क्षेत्रीय केंद्र करनाल से हाल में ही को 18-022 कर्ण 18 के नाम से एक नई किस्म विकसित की है गन्ने की। ये किस्म बहुत ही अच्छी उपज वाली है, अच्छी चीनी और उपज की दोनों का संयोजन से तैयार की गई है। किस्म का जो केन यील्ड है वो 886 क्विंटल 98.6 टन प्रति हेक्टेयर की दर से इसका उत्पादन होगा। तो मैं समझता हूं कि ये किसानों के लिए बहुत ही अच्छी उपज वाली किस्म होगी, जो अब तक की जितनी भी किस्में रिलीज की हैं उनमें सबसे अधिक उत्पादन देने वाली किस्म है। इसमें जो चीनी प्रता भी है वो 12 महीने में हमारी रिकवरी भी 11 के आसपास लगभग मानी गई है। और जो CCS जो कॉमर्शियल केन शुगर है, जिसको वाणिज्यिक जो शर्करा प्रतिशत है, वो उसमें भी 12.6% मतलब 12.6 टन प्रति हेक्टेयर की दर से इसमें प्राप्त किया गया है। हमारे यहाँ क्रिप सेंटर में लगभग 9 सेंटरों पे इसका ट्रायल किया गया और सभी सेंटरों पे ये पास होने के बाद ये वैरायटी रिलीज हुई है हमारे उत्तरी पश्चिम क्षेत्र के लिए, जिसमें हमारा हरियाणा, पंजाब, सेंट्रल और वेस्टर्न यूपी, उत्तराखंड और राजस्थान आता है।
हरियाणा में ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। मौसम विभाग ने सूबे के कई जिलों में घने कोहरे, शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत समेत कई जिलों में कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। राज्य में शीतलहर का प्रकोप चल रहा है। ठंड से फिलहाल कोई राहत की उम्मीद नहीं है। हिसार में न्यूनतम तापमान 5.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और अधिकतम जिलों में रातें सर्द रही, जबकि दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी देखी गई। मौसम विभाग के मुताबिक बीते दिन औसत अधिकतम तापमान में 2.6 डिग्री की बढ़ोतरी हुई, लेकिन वह अब भी सामान्य से करीब 2.7 डिग्री नीचे बना हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के औसत न्यूनतम तापमान में 0.9 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं घने कोहरे के कारण आवागमन पर भी भारी असर हुआ है। घने कोहरे ने वाहनों की स्पीड धीमी कर दी है। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही। और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।